अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, कैसी चल रही है आज़ादी ऑफ़र? तो इन्जॉय करें आज़ादी ऑफ़र को और रोज़ाना टारगेट अचीव करें। अब जो आज आपसे बात होगी वो कल के लिए, यानी कि 8 अगस्त 2025 के लिए मार्केट की हालात पर। उससे पहले हम आज के रैप अप सेशन को देखेंगे। यहाँ मैंने आपको एक और चार्ट भी दिखाया है। और आज की मेरी बात क्या है? आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये कि मज़बूत रुझानात वक्फ़ों में टूटते नहीं हैं। मतलब इसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि जो मार्केट में ब्रीथिंग टाइम आता है, अगर ऐसे मौक़े आते हैं उसको टूटना नहीं कहते। वो एक एफ़र्ट होती है कि क्या बुल्स एनर्जी को रीगेन करके नई रैली बनाएंगे या वो कमज़ोर पड़ गए हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। जिस तरह हमने रेक्टेंगल एक रेड कलर का बना के दिखाया है, तो ये रेक्टेंगल बेसिकली अपर और लोअर लिमिट को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो हम उस लोअर लिमिट के नीचे मंदी लेके बैठ जाते हैं और अपर लिमिट पे नई रैली, आसान हो जाता है। अब आप देखें कि ये जो मैंने रैली दिखाई है 23 जून से 8 अगस्त का टोटल चार्ट है। इसमें नंबर 1 जब पहली दफ़ा इसने थोड़ा अपने आप को ब्रीथिंग टाइम दिया इंडेक्स ने, फिर ऊपर चली, फिर नंबर 2 पे आई, यहाँ पर फिर ब्रीथिंग टाइम दिया जिसमें 4 सेशन इन्वॉल्व हुए। पहले वाले में 2 सेशन इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब आपको एक और बात समझनी है। पहले में 2 सेशन इन्वॉल्व हैं, दूसरे में 4 सेशन इन्वॉल्व हैं और तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 9-10 सेशन इन्वॉल्व है। तो ज़रा समझने की भी ज़रूरत है। ये चीज़ें हैं जो आपको फील करनी चाहिए चार्ट पे। पहले सेशन में कम मतलब ज़रूरत पड़ी उनको ब्रीथिंग की और उन्होंने एक जानदार मूव बना दी, इसलिए कि उनमें ताकत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद दूसरे सेशन में उनको 2 से 4 सेशन की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो अच्छा खासा सफ़र कर चुके थे। और उसके बाद अब आप पहले से दूसरे का फासला देखिए और दूसरे से तीसरे का फासला देखिए, तो दूसरे जो तीसरे का फासला है वो कम हो गया, यानी कि वो जल्दी एग्जॉस्ट हो गए। जाहिर बात है जितना जितना ऊपर जाएंगे उतना उनकी थकावट में इजाफा होता जाएगा। अब ये बात है समझने की, यानी कि अगर मैं एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हूँ और जब मैं पहली कन्फर्मेशन पे बाय करता हूँ और मैं एक स्टॉक लेता हूँ 10,000, तो उसके बाद में जब दूसरी रैली बनती है तो मैं 10,000 के बजाय 7,000 लेता हूँ। जब तीसरी रैली बनती है तो मैं 7,000 के बजाय 5,000 या 4,000 लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि बेशक ब्रीथिंग टाइम लेके रैली तो बना रहा है वो, मगर ओवरऑल जब पूरों को मिला के देखूँ तो इंडेक्स के पावर और मोमेंटम में कमी भी आ रही है। ज़ाहिर बात है ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अगर मैं 7 सेशन की बात करूं तो 8,423 पॉइंट है। अगर टोटल सेशन की बात करूं तो पिछले मेरे ख्याल में आखिरी वीडियो में जब मैंने बताया था टोटल पॉइंट तो 24,000 हो चुके थे। अभी ये 2-3 हज़ार और बड़े होंगे तो 27-26 हज़ार की तो मूव बन चुकी है। तो अब उसका यहाँ पर इस चार्ट में पोस्टमार्टम किया गया है कि 1 से 2 तक का फासला लंबा और ज़्यादा पॉइंट्स का, 2 से 3 का फासला कम और निस्बतन कम पॉइंट का, तो अब 3 से 4 की तरफ जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इस रैली ने जो 2 से 3 की रैली थी तकरीबन उतने ही पॉइंट हासिल कर लिए हैं। क्यों हासिल कर लिए हैं इसको भी अगर समझने की कोशिश करें तो उसने ब्रीथिंग टाइम भी लंबा लिया है। ये भी समझिए बात को, ब्रीथिंग टाइम 9 से 10 सेशन पर है, तो उसने ताकत को रीगेन करने के लिए भरपूर टाइम लिया, फिर ये नई ताकत शो हुई है। अब ये ताकत कहाँ तक जाती है, जैसे आज के सेशन की क्लोजिंग है, दैट पॉइंट ऑन बुल्स पावर फॉर श्योर। मगर सेशन को अलग से देखें, जो आपके सामने चार्ट मौजूद है, तो वे भी सिचुएशन इसमें बनी, मतलब दूसरे मायनों में कि टग ऑफ वॉर था। बेशक हमारा टारगेट 145,860 शुरू में ही अचीव हो गया और उसके बाद एक दफ़ा नहीं 2 से 3 दफ़ा उसने इस टारगेट को हिट भी किया, मगर इस टारगेट पर रेजिस्टेंस भी नज़र आई। ये बात समझने की है, ठीक है जी।
तो बेसिकली मार्केट ने आपको आज मौका भी दिया कि आप जो स्टॉक परफॉर्म कर चुके हैं उनसे बाहर निकलो, जो अभी परफॉर्म नहीं किए उनमें एंट्री लो। वो सेक्टर मौजूद हैं आपके सामने और इंशाल्लाह मैं जो स्क्रिप्ट कॉल दूंगा उसमें हाईलाइट भी कर दूंगा। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी परफॉर्म कर चुका है। ऑयल सेक्टर में अब बहुत सेलेक्टिव हो जाना चाहिए, उसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस हो गई है। ठीक है, कुछ सेक्टर 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने भी परफॉर्म करना है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अब उन सेक्टर के साथ जाना है। उन सेक्टर में पॉइंट कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो अगर पॉइंट कंट्रीब्यूशन उन सेक्टर्स का इतना नहीं होता तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉइंट के साथ ऊपर नहीं जाएगी, जिस तरह बैंकिंग और ऑयल लेके चले जाते हैं। तो इस वक्त जो ये 8 दिन की रैली है वो बैंकिंग और ऑयल की है, तो इसलिए पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 8,423 पॉइंट विद इन 7 सेशंस ओनली। तो ये छोटी छोटी जो मैं नुक्ते आपके सामने रख रहा हूँ, इसको ना जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो आखिरी अगर आज के मैं 1-1.5 घंटे को देखूँ तो मुझे थोड़े से वॉल्यूम बेहतर नज़र आए। क्यों नज़र आए? ऐसा लग रहा है शायद टारगेटेड बाइंग हुई है, वरना अगर हम देखें तो एवरेज जो अगर हम देखें 11:15 बजे से 2-2:30 बजे तक का टाइम है, उसमें 5-6 मिलियन पर 5 मिनट मार्केट में वॉल्यूम चल रहा था। आगाज़ में ज़्यादा था, वो कोई हैरानकुन बात नहीं है। हमेशा होता है कि जब प्री ओपन होती है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है या बड़ी पैनिक होती है, तो उसमें तो वॉल्यूम आते ही हैं। मगर उसके बाद मार्केट एक मखसूस उसके साथ चलती रही, 5-6 मिलियन एवरेज के साथ। 8 मिलियन को भी टेस्ट नहीं कर रही थी। मैंने वो 8 मिलियन पे लाइन लगा के ख़ास तौर पे आपको दिखाया। उसके बाद फिर आखिरी घंटे में जाके मार्केट में वॉल्यूम में ग्रोथ नज़र आती है। ठीक है ना। और फिर मार्केट आखिरी 20 मिनट में एक शार्प किस्म की मूव बनाती है और फिर उसी टारगेट लेवल को टेस्ट करके उस टारगेट लेवल के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाती है। तो ये आखिरी 15 मिनट जो है ना, ये ट्रैप भी हो सकते हैं। इस बात को बहुत अहमियत देने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि नंबर 1 बात इसमें समझने की है 145,860 की सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत। ठीक है जी। एक बात ये समझ में आती है और दूसरी बात ये समझ में आती है, अगर पूरे सेशन को देखें तो तसलसल के साथ यहाँ पर रिजेक्शन आ रही थी। ठीक है जी। तो अब हमें आसानी हो गई ना कल के लिए क्या करना है समझने के लिए। तो सब में पहले तो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक, सही स्टॉक। अगर आज प्रॉफिट टेकिंग की है तो बहुत अच्छी बात है, बाइंग का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बुल्स की कोशिश आखिरी घंटे में देखी गई, जो वो रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। अब वो करेगा नहीं करेगा, कल के पहले 1.5 घंटे में पता लग जाएगा। अब आ जाते हैं अहम लेवल और ट्रिगर्स पे। तो वो बड़ी सीधी बात है, 145,940 के ऊपर मार्केट अगर रुकती है प्री ओपनिंग वॉलीटिलिटी के बाद, तो मार्केट ऊपर जा रही है और उसका टारगेट 146,555 से लेके 146,855 तक हो सकता है। ये एक रियलिटी बेस्ड टारगेट है। अगर मोमेंटम ज़्यादा हुआ तो फिर भले आगे जाए, क्योंकि मुझे तो ये 147,760 तक लगती है। उसके बाद अगर इस एरिया में 145,940 के ऊपर वॉल्यूम और बुल्स की ताकत ज़्यादा नज़र आई तो फिर 146,555 के ऊपर चली जाएगी और 147,760 तक की जगह बन जाएगी। अब अगर रिस्क ऑफ करेक्शन में जाने का रिस्क मैं देखूं तो वो तो है 145,245 के नीचे, 145,245 के नीचे। मगर अगर मार्केट 145,940 के और 905 के ऊपर नहीं जनरेट कर पाती तो एग्जॉर्शन तो वहीं से शुरू हो जाएगी। सब में पहले वॉल्यूम डिक्लाइन होंगे। ठीक है ना। और आपको पूरा मौका मिलेगा हाथ बदलने का कि कुछ स्टॉक निकाल दें, कुछ नए स्टॉक में एंट्री लें, उनको टारगेट करें, टारगेट एक्यूमुलेशन अच्छे स्टॉक में कर लें, क्योंकि अच्छे खासे पॉइंट है। 145,900 से लेके 145,245 तक अगर आप देखें तो 700 पॉइंट बनते हैं। तो अगर मार्केट ये 700 पॉइंट में आपको ये मौका दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। मगर 145,245 बाकी ना रहा तो फिर मसला शुरू। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट अपना स्ट्रेंथ शो कर रही है। और अगर हम दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको देखें, दुनिया की मार्केटों में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जो पॉजिटिव डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और USA के दरमियान, ये बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और सेंटिमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। और यही मैंने आज अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में कहा है कि इन डेवलपमेंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो ये खुशाइन ज़रूर है, मगर हमें थोड़ा सा हिकमत अमली और रियलिटी बेस रहना चाहिए। अब वो रियलिटी क्या है कि अगर मैं ब्रॉडर इकोनॉमिक फंडामेंटल देखूं कंट्री के, वो बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, नंबर वाइज बेहतर ज़रूर हो रहे हैं, मगर ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी इकोनॉमी बहुत फ्लॉरिश कर गई, हम बड़े ऊपर चले गए, हम दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी बन गए। इतनी जज्बातियत की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मार्केट ने बाउंस इसलिए किया है कि आप एक बहुत ही अंडर वैल्यूड सिचुएशन का शिकार थे। आप एक ऐसे बॉटम पे थे जिसके नीचे एक खाई थी और कुछ था ही नहीं। आप उसको बैंकरप्सी कह लें, बर्बादी कह लें, डिफ़ॉल्ट कह लें, हम उस जगह पे खड़े हुए थे जो पिछले सालों में जो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन रही है, तो हम उससे एक उम्मीद हमें सिर्फ पैदा हुई है और कुछ भी नहीं। तो ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है इकोनॉमिक रिकवरी की। हम रिकवरी फेज़ में हैं, हम अभी उस फेज़ में हैं कि हम रिकवरी कर सकेंगे इंशाल्लाह, अगर हम इसको बरकरार रखते हैं तो ठीक है ना। तो हो सकता है हमारे लिए टेस्ट हो कि हम कितनी ताकत और कितनी बेहतर तरीके से अच्छे माशी फ़ैसले करते हैं। और मौजूदा जो मैंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान के हालात की बात की, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम कौन से दुरुस्त फ़ैसले करते हैं। अभी भी वक्त है ना। जो टैरिफ की वजह से जो इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे जो रद्द अमल दुनिया में आएगा, तो क्या हम उसको फोकस करके उन चीज़ों पर तवज्जो दे सकेंगे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये कि क्या हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में पाकिस्तान बहुत फ़ायदा ले सकता है। जो इंडिया के साथ यूएस की वॉर चल रही है, उसका अगर हमें बचा हुआ भी मिल जाए ना, थोड़ा बहुत भी, 10 से 15% भी हमको मिल जाए, तो हमारी इकोनॉमी यहाँ से 50% बेहतर हो जाएगी। वो इतना ज़्यादा होगा। तो मैं समझता हूँ जिनको ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं, तो वो मार्केट में के साइकिल्स को भी समझेंगे, जिसके लिए टेक्निकल कॉल काफ़ी होती है। तो मार्केट से निकलेंगे, अपनी स्टॉक्स को तब्दील भी करेंगे, और अगर मार्केट में करेक्शन आएगी तो सब्र के साथ एक्यूमुलेट करेंगे। मैं समझता हूँ मैंने बड़ी डिटेल के साथ तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली भी समझा दी, और अपना जो राय थी मेरी वो भी मैंने आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अगर समझ में आती हैं मेरी ये सारी बातें जो मैंने आपसे बयान की, तो कमेंट करके बताइए। और अगर लगता है कि मेरी इन बातों से आपके दोस्त, आपके नेटवर्क फ़ायदा उठा सकते हैं, तो फिर उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जो लोग आज़ादी ऑफ़र में बड़ी तेज़ी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया हम पे एतमाद करने का, और इंशाअल्लाह ताला हम आपके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। शुक्रिया।